Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of business studies, we will start a new topic that is public, private and global enterprises. हिंदी में से कहते हैं सार्वजनिक, निजी एवं वैश्विक संगठन। तो अब तक हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या वो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आज हम जो है देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है और पब्लिक सेक्टर साथ में ये क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से जो सेक्टर जो फॉर्म्स हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वो पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर रन एंड ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। ऑल द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय दीज प्राइवेट पीपल, एग्जाम्पल डाबर, टाटा ग्रुप एटसेट्रा। तो जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं हम उनको कहते हैं जो कि प्राइवेट लोगों के द्वारा या प्राइवेट ग्रुप्स के द्वारा चलाए जाते हैं। और प्राइवेट क्या होते हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, वो अपना खुद का पैसा लगा करके इन ऑर्गेनाइजेशंस को या एंटरप्राइजेस को, इकाइयों को चलाते हैं और उनके मालिक होते हैं। सो ऑल द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय दीज प्राइवेट पीपल। तो सारा पैसा जो है कैपिटल ये लगाते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि डाबर है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज है। इसमें जो है ज्यादातर पैसा जो प्राइवेट लोगों का लगा हुआ है, यानी कि टाटा का या डाबर कंपनी में जो डाबर के मालिक है उनका लगा हुआ है। तो इसको हम प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं? दीज आर देयर इज कंप्लीट ओनरशिप ऑफ प्राइवेट पीपल। तो जो प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस होते हैं, यानी कि निजी क्षेत्र के संगठन होते हैं, उनमें जो सारा पैसा होता है वो जो ऑनरशिप है, यानी कि उसको चलाने वाले लोग हैं, वो प्राइवेट लोग होते हैं, यानी कि वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए नहीं होते हैं। देन देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट इन रनिंग द बिजनेस। तो बिजनेस को चलाने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, यानी कि जिन्होंने बिजनेस खोला है वो खुद ही अपने बिजनेस को चलाते हैं, सारे डिसीजन खुद लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल हैं, नियम हैं, वो इनको पालन करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ हद तक टोटली इंटरफेरेंस, यानी कि छोटे छोटे डिसीजंस लेने के लिए भी इनको जो है गवर्नमेंट से पूछना पड़े, ऐसा नहीं है। ये अपने बिजनेस को खुद चलाते हैं। देन द मेन मोटिव ऑफ दिस बिजनेस इज टू रन अर्न प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो जो ये बिजनेस चलाए जाते हैं, इनका मेन जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट्स। तो ये पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। तो मेन इनका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है। एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, तो अपनी संपत्ति बढ़ाना, प्रॉपर्टी को बढ़ाना भी इनका एक उद्देश्य हो सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, अपनी एसेट्स को बढ़ाएं। और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर जो इसके फॉर्म्स होते हैं, यानी कि अलग अलग रूप जो हम प्राइवेट सेक्टर के देखते हैं अपने आसपास, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी एकाकी व्यापार, एंड पार्टनरशिप बिजनेस, ज्वाइंट इंटू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड प्राइवेट कंपनी। तो ये 5 मुख्य फॉर्म्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में पाए जाते हैं। हम अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी इनके बारे में, जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसमें हम ये सारे फॉर्म्स जो हैं डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी हम एक बार थोड़ा शॉर्ट में इनको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में सबसे पहला फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, यानी कि एकाकी व्यवसाय। सो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज रन बाय सिंगल पर्सन। He invests all the capital, bear all the risk and manage his business and all the profits goes into his pocket। तो यानी कि ये फॉर्म जो बिजनेस का है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एकाकी व्यवसाय जिसको हम हिंदी में कहते हैं, ये एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। वही सारा कैपिटल इन्वेस्ट करता है, पैसा लगाता है, सारा जो रिस्क है वो उठाता है और अपना बिजनेस जो है वो खुद संभालता है। एंड ऑल द प्रॉफिट्स गोज इनटू हिज पॉकेट, यानी कि सारा पैसा जो प्रॉफिट है वो भी उसकी जेब में जाता है, यानी कि वो किसी से शेयर नहीं करता है। इसी तरह से लॉस भी जो है वो भी सारा उसे अकेले ही उठाना पड़ता है। देयर इज नो नीड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच बिजनेस, क्योंकि बहुत छोटे बिजनेसेस होते हैं, बहुत ही लिमिटेड पैसे में और लिमिटेड जगह पर हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यकता नहीं है, ना ही इसके लिए कोई स्पेशल रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो हर व्यक्ति, हर बिजनेसमैन के अपने रूल्स हो सकते हैं, अपना कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है और वो अपने हिसाब से अपने बिजनेस को चला सकता है। दे आर इजी टू स्टार्ट एंड और क्लोज दीज बिजनेसेस। तो ये बिजनेस जो होते हैं, इनको चलाना, शुरू करना और इनको बंद करना बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़े लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क कुछ नहीं है इसमें। आप जब चाहे बिजनेस खोल सकते हैं, जब चाहे बिजनेस बंद कर सकते हैं।
देन सेकंड फॉर्म इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। सच फॉर्म ऑफ बिजनेसेस आर रन बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। तो अनडिवाइडेड फैमिली होता है यानी कि जो संयुक्त परिवार हैं, इकट्ठे रहने वाले परिवार हैं, जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताई सब लोग जो है इकट्ठे एक परिवार के रूप में रहते हैं। और हिंदू हैं उनके लिए जो है उनके लिए जो ये फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सूटेबल है। इसको हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के जो एक्ट है उसके द्वारा इसको जो है चलाया जाता है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, यानी कि जो उनकी खानदानी प्रॉपर्टी होती है, दादा परदादाओं से कमाई गई प्रॉपर्टी, और बिजनेस भी इनका खानदानी होता है मोस्टली, तो उस पैसे को या प्रॉपर्टी को इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में निवेश करते हैं। एंड द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर कॉल्ड कर्ता टेक डिसीजंस एंड मैनेजेस द बिजनेस। तो जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होता है, मेल मेंबर होता है, जिसको हम कर्ता कहते हैं, वो बिजनेस को संभालता है। तो ऑटोमेटिकली होता है जब एक सब सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है, मेल मेंबर, उसकी डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जो उसके बाद मेंबर होता है वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाता है। तो कर्ता जो है वो सभी काम को संभालता है और इस तरह से ऑनर होता है बिजनेस का। एंड प्रॉफिट्स आर डिवाइडेड अमंग्स द फैमिली मेंबर्स। तो जो सारे डिसीजन है वो लेता है, सारा बिजनेस वो संभालता है, सारा रिस्क वो उठाता है। लेकिन जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, को पार्टनर्स होते हैं, यानी कि जो बाय बर्थ जिनको प्रॉपर्टी पे अधिकार मिलता है, दे डिवाइड द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट जो है वो उनको मिलता है। एंड जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके पास ये प्रॉफिट जाता है। तो ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसके ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एंड थर्ड फॉर्म जो है दैट इज पार्टनरशिप बिजनेस। इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस 2 और मोर पर्सन्स, यानी कि मैक्सिमम 50 हो सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में, मिनिमम 2। तो कम से कम 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति, यानी कि मैक्सिमम 50 तक जो है मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस चला सकते हैं। एंड डिवाइड द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन अ पर्टिकुलर रेशियो। और अपनी प्री डिसाइडेड रेशियो जो भी होती है, जो भी इनके बीच में डिसीजंस होते हैं, या जो भी बीच में उनके टर्म्स और कंडीशंस जो उन्होंने आपस में की हैं, उनके हिसाब से वो आपस में प्रॉफिट्स या लॉसेज बांटते हैं। और जो भी उनके बीच में बिजनेस को चलाने के लिए जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब पहले से रिटर्न में होते हैं कई बार, और कई बार नहीं भी होते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है, और इसमें जो है बिजनेस कोई लीगल होना चाहिए जिसको चला रहे हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स हैं। हम पहले जो पिछले वीडियोज है पार्टनरशिप बिजनेस के, उसमें हम ऑलरेडी ये बहुत सारा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं उन वीडियोज को। ओके, सो पार्टनरशिप्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल। तो ज्यादा पैसे की जरूरत होती है तो हम पार्टनरशिप करते हैं, या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी कि जिस भी व्यक्ति के साथ या कंपनी के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं उनकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम करना चाहते हैं, और एक्सपीरियंस और नॉलेज और ऑफ द अदर पर्सन, या हम उसके नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज करना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ऐसे कोई भी कारण हो सकता है जिसके लिए हम पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। देन नेक्स्ट फॉर्म जो है, फोर्थ फॉर्म ऑफ बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर बिजनेस इज जॉइंट वेंचर। संयुक्त साहस जो है, जॉइंट वेंचर जो है इज समवट सिमिलर टू पार्टनरशिप, बट इन दिस 2 और मोर businesses jointly run a venture or business for short term only or for completing some specific work या project। तो जो जॉइंट वेंचर होते हैं, संयुक्त साहस जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो ये जो है पार्टनरशिप से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें जो है 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस है जो आपस में मिलकर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, काम के लिए, किसी उद्देश्य को लेकर के आपस में शॉर्ट टर्म के लिए पार्टनर्स बनते हैं, या एक तरह से वेंचर करते हैं, संयुक्त साहस करते हैं। और जब वो व्हेन दे कंट्रीब्यूट कैपिटल्स एंड सम एसेट्स आल्सो एंड शेयर प्रॉफिट्स इन द बिजनेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जॉइंट वेंचर कम्स टू एन एंड। तो ये पर्टिकुलर काम के लिए होता है। और इसमें पार्टनरशिप में ये अंतर होता है कि पार्टनरशिप में जो है दोनों पार्टनर्स या 2 से ज्यादा पार्टनर जो भी आ रहे हैं वो सब कुछ अपना इकट्ठा एक जगह पर शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कंपनीज इंडिपेंडेंट होते हुए भी आपस में अपनी थोड़ी बहुत कैपिटल या प्रॉपर्टी आपस में शेयर करते हैं ताकि वो पर्टिकुलर काम को पूरा कर सकें। और जैसे ही वो काम या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो उनका वेंचर है वो खत्म हो जाता है और वो अलग हो जाते हैं। तो इसमें वो सब कुछ आपस में इक्वली पार्टनरशिप की तरह शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ बिजनेस उनके इंडिपेंडेंटली चलते हैं और कुछ प्रॉपर्टी ही या कैपिटल ही वो अपना आपस में शेयर कर रहे हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर काम को कर सकें। जैसे कि हीरो होंडा हीरो जो है बेसिकली एक बाइसिकल बनाने वाली कंपनी है, और होंडा जो है वो उसकी कार्स भी हैं, बाइक्स भी हैं, और उसकी एक्टिवास भी है। तो मतलब और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने पर्टिकुलर जो एक बाइक है जो हीरो और होंडा का एक जॉइंट वेंचर था, जिससे जो अब नहीं है, लेकिन पहले जब ये हीरो होंडा का इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया था जिसमें कि इन्होंने मिलकर के
बाइक्स का जो है निर्माण किया था। तो इस तरह से जब वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो ये कंपनीज अलग हो गई। तो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर समय के लिए जो है या प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए ये लोग जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। देन फिफ्थ फॉर्म इज प्राइवेट कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी भी इसे कहा जाता है। ए प्राइवेट कंपनी इज वन इन विच मोर देन 51% कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, यानी किसी भी कंपनी को हम प्राइवेट या पब्लिक कंपनी कब कहते हैं, जबकि उसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है अगर उसमें पैसा किसका लगा हुआ है तो कैपिटल के आधार पर तो जो प्राइवेट कंपनी है उसमें प्राइवेट लोगों का पैसा लगा होगा, जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें गवर्नमेंट का पैसा ज्यादा लगा होगा। तो मिनिमम 51% जो है इनका पैसा कम से कम प्राइवेट सेक्टर का लगा हो और मैक्सिमम 100% तो होता ही है, तो उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। एंड प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका पैसा इसमें लगा होता है। इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो प्राइवेट जो कंपनी होती है उसके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की। एंड These companies are registered under Companies Act 2013, having separate existence and common sea। तो जैसे नॉर्मल कंपनी होती है 2013 एक्ट के अंडर उनका रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं होती है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, और उसकी अपनी अलग पहचान होती है, अलग एग्जिस्टेंस होती है, अपनी खुद की कॉमन सील होती है। तो जो विशेषताएं हम पहले भी कंपनी के जो फॉर्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं वो ऑलरेडी इसमें भी पाई जाती हैं। देन सिक्स्थ फॉर्म इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी सहकारी समितियां। दीज आर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस हु बिकम मेंबर्स ऑफ दीज सोसाइटीज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, यानी कि हम पर कोई प्रेशर नहीं होता है, जो मेंबर्स होते हैं उन पर वो अपनी मर्जी से इस एसोसिएशन या संगठन का निर्माण करते हैं, उसके सदस्य बनते हैं और अपने आपसी सहयोग आपस में सहयोग करते हैं, अपने फायदे के लिए इनको वो बनाते हैं। दीज आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो है रजिस्टर्ड ही होती है, बिना रजिस्ट्रेशन के सोसाइटीज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सोशल मोटिव, यानी कि सामाजिक कल्याण या अपने मेंबर्स के फायदे के लिए इनको बनाया जाता है। तो ये ऑलरेडी हम डिटेल में पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, एक एक के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज प्राइवेट सेक्टर के, इन सभी फॉर्म्स को हम डिटेल में पहले पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हम प्राइवेट सेक्टर के बाद बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के बारे में। तो पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज होते हैं वो क्या होते हैं? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आर ओन, गवर्नड एंड रन बाय ईदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर जो एंटरप्राइजेज होते हैं या प्राइवेट सेक्टर क्षेत्र की जो इकाइयां होती हैं उन्हें वो सरकार उनकी मालिक होती है, उन्हें संभालती है, चलाती है, और केंद्र सरकार भी हो सकती है, ये राज्य सरकार भी हो सकती है। 100% कैपिटल और मोर देन 51% कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें कम से कम 51% या उससे ज्यादा 100% भी हो सकता है, सारे का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का लगा हुआ हो। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एंटरप्राइजेज इज टू प्रोवाइड सर्विस रादर देन टू अर्न प्रॉफिट बाय डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है इस तरह के संगठनों का, सरकारी क्षेत्र के संगठनों का, इनका उद्देश्य होता है सोसाइटी को सेवा देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये करते हैं, बिजनेस के द्वारा करते हैं, दूसरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाते, लेकिन इनका मार्जिन जो होता है वो कम होता है, यानी कि एक रीजनेबल प्राइसेस में ये सेवाएं देते हैं, क्योंकि ये पैसा कमाने के लिए, जैसे प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें जो रेट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना। तो वो जो भी सेवा देते हैं, जो भी काम करते हैं वो थोड़ा महंगा होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है हमारा ऑब्जेक्टिव या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, अपनी सोसाइटी को या अपने देश को के लोगों के लिए जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी करना, या उसके लिए बिजनेस करना इस तरह के क्षेत्र में। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, इट इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ साथ काम करते हैं, यानी कि निजी लोग भी और जो सरकारी क्षेत्र है दोनों साथ साथ बिजनेस के फील्ड में है और काम करते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव है दोनों के अलग अलग हैं। प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, तो वहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो होता है सोसाइटी को या पब्लिक को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एक रीजनेबल प्राइसेस में, एक यानी कि एक उचित दाम में, और उनको सेवा देना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, ना कि पैसा कमाना। सो these are known by many names like public sector and undertaking, government undertaking, public enterprises, state enterprises। तो ये जो सरकारी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां होती हैं इनको हम कई नामों से जानते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्टेट एंटरप्राइजेस,
अलग अलग नामों से हम इसको पुकारते हैं। द कॉमन फॉर्म ऑफ दिस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर, तो जैसे प्राइवेट सेक्टर में हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है या प्राइवेट कंपनी है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट सेक्टर है यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो मेन 3 फॉर्म्स जो है वो पाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी कि विभागीय उपक्रम इसको हिंदी में कहते हैं, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेशन वैधानिक उपक्रम यानी कि जो विधि के द्वारा यानी कानून इसको बनाया जाता है, इसका निर्माण कानून के अंतर्गत किया जाता है, और गवर्नमेंट कंपनी जो है सार्वजनिक सरकारी कंपनी यानी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है, ये इसके 3 मुख्य फॉर्म्स हैं। इसको हम अगले वीडियोस आने वाले वीडियोस में डिटेल में हर एक फॉर्म को डिस्कस करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स की। सबसे पहली विशेषता क्या होती है? ऑल द कैपिटल यानी या मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की सबसे बड़ी विशेषता या उसकी एक पहचान होती है कि इसमें जो पैसा लगा होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, वो गवर्नमेंट के द्वारा होती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। देन गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर रन फॉर ए सर्विस मोटिव। तो इनका दूसरा जो मुख्य उद्देश्य होता है बिजनेस को करने का या काम एक्टिविटीज करने का, जो भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सर्विस मोटिव यानी कि सेवा देना, पैसा कमाना नहीं होता है। देन दीज एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक ऑल्सो। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होते हैं वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के प्रति ही जिम्मेदार या जवाबदेह नहीं होती हैं, बल्कि ये जनता के प्रति भी जवाबदेह होती हैं। तो संसद में इनका जो भी परफॉर्मेंस है वो पेश किया जाता है और उस पर जो है चर्चा होती है, और इसकी जो भी इनकी वर्क परफॉर्मेंस है उस पर डिस्कशन होता है, और उन लोगों को मंत्री, जो जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, तो उनके मंत्रियों को, मंत्रालयों को उन पर जवाब भी देना होता है जनता को कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं। देन दीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं या तो केंद्र सरकार के अंडर आती हैं या फिर वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर आती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी में भी आ सकती है। तो कई जगहों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है इसमें, या गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में भी किए जा सकते हैं। देन कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन ह्यूज अमाउंट, क्योंकि ये सरकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं या सरकार के उपक्रम होते हैं, तो इसमें जो पैसे की कोई कमी नहीं होती। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा जो है टैक्स की फॉर्म में उसके पास पैसा होता है लोगों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ, और उसके अदर सोर्सेज ऑफ जो इनकम होते हैं सरकार के पास बहुत सारे होते हैं, तो वो उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट लगाती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं रेलवेज, तो रेलवेज में जो है बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, या हैवी इंडस्ट्रीज जो है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, उसमें जो है गवर्नमेंट ने इस तरह का बिजनेस करती है जहाँ पे ह्यूज अमाउंट की जो जरूरत पड़ती है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के लिए संभव नहीं होगा। देन ऑल द प्रॉफिट गोज इन टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। तो जो सरकार के खजाने में जो भी प्रॉफिट होता है वो ज्यादातर सभी सरकार के पास जाता है, उसके खजाने में जाता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो भी खर्चा वो करती है, जो भी इनकम होती है वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है। देन दीज एंटरप्राइजेस मोनोपोली इन सम सेक्टर्स इज फाउंड। तो इसमें इस तरह के एंटरप्राइजेस में जो है मोनोपोली होती है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो मोनोपोली का मतलब होता है कई बार इनका एकाधिकार होता है कई सेक्टर्स में, जैसे कि रेलवेज। तो रेलवेज में जो अभी तक हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है उसी का, जो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है हमारा, उसी के थ्रू जो है ये ऑपरेट होता है डिपार्टमेंट, और जो रेलवेज है वो इससे बहुत सारा जो 40% ऑफ इनकम है एक तरह से वो गवर्नमेंट की रेलवे डिपार्टमेंट से ही होती है। तो इसमें कई सेक्टर्स में मोनोपोली है, यानी कि केवल सरकार ही उस काम को कर सकती है, कोई और प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल नहीं है। देन इट इज हेल्पफुल इन द इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। तो सरकार का जो उद्देश्य है, जैसे हमने डिस्कस किया कि सर्विस मोटिव होता है, तो देश की जो भी एक इक्वल डेवलपमेंट जो हम कहें, देश की जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, या एक आर्थिक जो स्थिति है सारे देश की। आप जानते हैं हमारे देश में अलग अलग तरह के राज्य हैं और उसमें अलग अलग प्रकार की उनकी सिचुएशंस हैं। कोई बहुत ज्यादा समृद्ध है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई बहुत ज्यादा जो उसकी जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, हिली एरियाज हैं, कोई बैकवर्ड एरियाज हैं, कहीं तो इस तरह के बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर वाले बिजनेस नहीं लगाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं करना चाहते हैं। तो वहां पर गवर्नमेंट जो है इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री है, वो वहां पर लगाती है, ताकि वहां का भी डेवलपमेंट इक्वली हो सके जैसे कि बाकी देश के जगहों का हो रहा है। तो इस तरह से जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं
वो बहुत ही विशालकाय हैं, बहुत बड़े हैं और 3 प्रकार के जो हमने अभी डिस्कस किए थे, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग यानी वैधानिक उपक्रम और गवर्नमेंट कंपनी, इसको हम आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, 1 बाय 1 विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज के लिए इतना ही, और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा टॉपिक्स। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।